है आपका जीएस विद संजय में। आज हम इकोनॉमी की कक्षा के अंतर्गत देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा किसी देश की अर्थ की व्यवस्था, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अपन ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखी थी कि सरकार संसाधनों का आवंटन ऐसे करेगी कि उससे मानव का अधिकतम कल्याण हो सके। अब सारे संसाधन किसी एक सरकार के पास होते नहीं, इसलिए उसे अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार से संसाधनों के लिए विभिन्न प्रकार से एकत्रित करने के लिए उसे आयात निर्यात भी करना पड़ता है, उसे नियंत्रण भी करना पड़ता है, उसे अपनी अवस्था में परिवर्तन और अपने अवस्था के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? अंतर संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। मतलब जब 2 देशों के बीच आयात निर्यात होगा तो खुली अर्थव्यवस्था और आयात निर्यात नहीं होगा तो बंद अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पर या सरकार की भूमिका के आधार पर, मतलब जो देश में उपलब्ध संसाधन है वो सरकार के हाथों में है या बाजार के हाथों में है, या इन सब के आधार पर संसाधनों पर स्वामित्व किसका है, उस आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अवस्था। विकास मतलब जब कोई इकोनॉमी अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं में करने लगती है, विकसित हो जाती है या वो अपनी पूर्ति करने लगती है, उस आधार पर कितनी संभावना है, इन सारी चीजों के बारे में, उसकी अवस्था कि वो कितनी डेवलप्ड है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अंतर संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है? 2। अंतर संबंध आपको ये समझना है कि इकोनॉमी मतलब संसाधनों का आवंटन। इकोनॉमी मतलब संसाधनों का आवंटन करना किसको है? सरकार को। तो सरकार को अपने नागरिकों के लिए संसाधन बांटना है, उनकी पूर्ति करना, उनकी मांग की। तो उसके लिए क्या है, खुली अर्थव्यवस्था में क्या है कि यहाँ पे आयात निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात होता है और यह वैश्वीकरण का समर्थन करती है। वैश्वीकरण क्या करती है? समर्थन। ओपन इकोनॉमी मतलब उदाहरण के तौर पर समझे, अगर भारत और चीन एक दूसरे को आयात भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं, तो दोनों अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था हो गई। तो यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार आयात निर्यात से संबंधित नियम सरल बनाती है, लोगों के लिए ऐसे उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है जिससे उसकी चीज का निर्यात किया जाए, उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजों को आयात करती है। तो खुली अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण को समर्थन करती है। मतलब जब सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था होंगी तभी वैश्वीकरण या विश्व एक बाजार के रूप में सामने आ पाएगा। आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के बारे में आप कुछ बताइए, तो आप बताएंगे कि अर्थव्यवस्था वो चीज है जिसमें आयात निर्यात के द्वारा संसाधनों की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। अगर अपन बंद इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे आयात निर्यात संभव नहीं होगा, आयात निर्यात संभव नहीं, यहाँ पे आयात निर्यात नहीं होगा। ये किसको समर्थन करेगी? संरक्षणवादी, यह संरक्षणवाद को समर्थन करेगी। मतलब वास्तव में कोई अर्थव्यवस्था बंद इकोनॉमी नहीं होती, लेकिन जो अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी नीति अपनाएगी उसे अपन बंद इकोनॉमी बोल सकते हैं। बंद इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार चाहती है कि सारा उत्पादन देश के अंदर हो और देश में उत्पादित चीजों के द्वारा ही देश के लोगों की मांग की पूर्ति की जा सके। कभी कभी क्या होता है, अपने व्यापार को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोग प्रतिबंध लगा देते हैं। पिछले समय देखा गया था कि चीन ने अमेरिका से आयात पर प्रतिबंध लगाए थे, अमेरिका ने चीन से आयात पर प्रतिबंध लगाए थे, और वो किस नीति का पालन कर रहे थे? संरक्षणवादी नीति का पालन कर रहे थे। इसी को अपन बंद अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में कोई बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि वर्तमान में समय कौन सा चल रहा है? वैश्वीकरण का समय चल रहा है। मतलब वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि बाजार विश्व एक बाजार है, विश्व एक बाजार है, सारे देश उसमें एकत्रित हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अंतर संबंधों के आधार पर क्या होता है? आयात निर्यात, क्योंकि अर्थव्यवस्था संसाधनों के द्वारा डिसाइड होती है, तो आयात निर्यात में टेक्नोलॉजी को निर्यात करना, आयात करना, अपने उत्पादों को आयात करना, ये सारी चीजें अंतर संबंध तभी होंगे, तभी उस हिसाब से चीजें डिसाइड होंगी। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आयात निर्यात होता है और यह वैश्वीकरण का समर्थन करती है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आयात निर्यात नहीं होता, यह संरक्षणवाद को क्या करती है? समर्थन करती है। आपसे क्वेश्चन बने कि कौन सी अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो आप क्या चुनेंगे? बंद अर्थव्यवस्था।
ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्वीकरण को समर्थन करती है उसको आप क्या चुनेंगे, वो वैश्वीकरण समर्थन कौन करती है, खुली अर्थव्यवस्था करती है। दूसरा है अपन को देखना है संसाधनों या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। दूसरा कौन सा देखना है अपन को, जिसमें समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। तो ये कौन सा है, संसाधनों का स्वामित्व किसका है, संसाधन किसके हैं, संसाधनों का स्वामित्व या सरकार की भूमिका किस प्रकार की है, उसके आधार पर अपन को देखना है अर्थव्यवस्था के प्रकार, सरकार की भूमिका। तो अपन ने जैसे कि शुरू में देखा था ये 3 प्रकार से चीजें हैं। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये आपको याद रखना है। दूसरा होती है पूंजीवादी, दूसरा होती है पूंजीवादी, और तीसरी होती है मिश्रित, तीसरी होती है मिश्रित। तीसरी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, मिश्रित। आपको यहाँ पे हम कुछ विशेषताओं के आधार पर तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किसमें क्या चीज होती है, किसमें क्या चीज नहीं होती। एक उदाहरण देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण है रूस, पूंजीवाद का यूएसए अमेरिका, और मिश्रित का अपना भारत, इंडिया। ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो समाजवादी इधर पर विशेषता अपन को देखना है, सबसे पहले कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण। अपन तीनों को साथ लेके चल रहे हैं, मतलब कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों में कीमत निर्धारण अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं अलग अलग सिस्टम से की जाती है, उसको अपन देखें। तो कीमत निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण सरकार करती है। कौन करती है, सरकार या केंद्रीय संस्था। जो केंद्रीय संस्था होती है वो कीमत का निर्धारण करती है। लेकिन इसके विपरीत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण कौन करता है, बाजार। कौन करता है, बाजार। और यहां पर सरकार क्या होती है, सरकार यहां पर नियामक की भूमिका में होती है। मतलब सरकार बाजार की भी सुनती है और नागरिकों की भी सुनती है। तो वो मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर दाल का रेट फिक्स करना है तो वो कौन करेगा, सरकार, व्यापारी या बाजार नहीं कर सकता। लेकिन पूंजीवादी मतलब आप अमेरिका में हैं तो वहां पे सारी चीज डिसाइड कौन करता है, मार्केट। मतलब कंपनी डाटा कैसे कराएगी, ये सारी कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करेंगी, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि एक लिमिट तक व्यापारियों को, उद्योगपति, कंपनी मालिकों को भी छूट दी जाती है और उद्देश्य क्या रखा जाता है कि मानव का कल्याण हो सके। तो वहां पे कौन डिसाइड करेगा, वहां पे सरकार नियामक की भूमिका रहेगी, मतलब बाजार को छूट भी रहेगी और सरकार का कंट्रोल भी रहेगा। मतलब पूंजीवाद और समाजवाद के गुण दोनों का में होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है नियंत्रण, कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका है, ये समाजवादी में अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का, इसमें किसका होगा, बाजार का, और इसमें सरकार क्या होगी, नियामक। मतलब आपको समझना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सारी चीजें होगी, कि निर्यात की नीति क्या होगी, आयात की नीति क्या होगी, किस चीजों को उत्पादन किया जाएगा, सरकार को कौन कौन सी योजना चलानी, इस पर सारा कंट्रोल किसका रहेगा, सरकार का। और पूंजीवादी में क्या होगा कि बाजार बताएगा सरकार को कि आप ये पॉलिसी लाओ, आप कंपनी टैक्स कम करो, आप टैक्स रेवेन्यू ऐसे करो। हाँ, सरकार कुछ अपने फायदे के लिए भी कुछ इनके विपरीत भी जा सकती है, लेकिन मुख्य फोकस किसका रहता है, बाजार का, है ना। निजी क्षेत्र का ज्यादा प्रभाव रहता है काय में, पूंजीवाद में। और मिश्रित में दोनों के गुण पाए जाते हैं, वहां पर सरकार सिर्फ नियामक की भूमिका रहती है। मतलब नियामक सरकार की नियामक, मिश्रित अर्थव्यवस्था आप ये समझ लो कि वो बीच का काम करती है, मतलब कि व्यापारियों को भी सुनोगी, ग्राहकों को भी सुनोगी, और जो मध्यम मार्ग की रास्ता निकलेगा उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं उज्ज्वला योजना, तो उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है और कोशिश की जा रही है सारे लोगों को पहुंचे। तो और सब्सिडी लोगों को देने के साथ साथ कंपनी को भी देना। जैसे आप विद्युत वितरण में देखेंगे, सरकार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को भी मदद करती है और लोगों को भी मदद करती है। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य गुण है कि सरकार सभी का ध्यान रखती है। तीसरे नंबर पे आता है कि उत्पादन कैसे होगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन कैसे होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हमेशा उत्पादन करती है आवश्यकता के अनुसार, जैसी आवश्यकता वैसा उत्पादन। मतलब अगर आप रूस में जाएंगे तो उसमें मोबाइल का उत्पादन कितना हो रहा है, गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, इस पर सरकार ध्यान रखती है कि जितनी आवश्यकता उतना उत्पादन। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। लेकिन इसमें उत्पादन होता है मांग के अनुसार, मांग के अनुसार, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन सरकार और बाजार मिलकर निर्धारित करते हैं, समझ रहे हैं।
आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर अपन उत्पादन की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन आवश्यकता के अनुसार करेगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार की मांग के अनुसार। मतलब अगर अपन देखें कि कंप्यूटर की मांग बढ़ गई तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग बढ़ गई किसकी, कंप्यूटर की, तो उत्पादन, कंप्यूटर का उत्पादन बाजार की जो इकाई है वो शुरू कर देंगी। इसी प्रकार अगर मित्र अर्थव्यवस्था देखें तो उत्पादन कैसे होता है, बाजार और सरकार मिलकर डिसाइड करती है किस प्रकार की चीजों का उत्पादन किया जाए, इसे रोका नहीं जाता। जिस कंपनी को मोबाइल बनाना बनाओ, लेकिन सरकार अपने फोकस में रखती है कि मोबाइल से ज्यादा जरूरी का पोलियो की दवा है तो वो बनाएगी, कोई दवा है तो सरकार अपने नियंत्रण में वैसी चीजें रखती है। तो इस चीज पे देखें, उत्पादन आवश्यकता के, कई बार क्वेश्चन बनता है आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किस अर्थव्यवस्था का गुण है, तो किसका, समाजवाद का। और पूंजीवाद का गुण क्या है, मांग के अनुसार उत्पादन। जो मांग और पूर्ति का नियम है वो पूंजीवाद पर लागू होता है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। तो चौथे नंबर पर जो आता है, कि चौथे नंबर पे क्या चीजें हैं, चौथे नंबर का जो मुख्य है कि यहाँ पे कंपटीशन है या प्रतिस्पर्धा है या नहीं। तो प्रतिस्पर्धा कहाँ है, कहाँ नहीं है, प्रतिस्पर्धा यहाँ नहीं है। समाजवाद में जब सरकार कंट्रोल कर रही है तो कंपनियों के बीच या व्यापारियों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। और यहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा लेकिन नियंत्रित रूप में। अपन एक उदाहरण से समझे कि अब आप देखोगे कि जहां पे सरकार कंट्रोल कर रही है वहां पे कंपनी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं करेंगे। मतलब बाजार मोबाइल बनाने वाली कंपनी उतना ज्यादा, वो तो आवश्यकता नहीं अनुसार उत्पादन होना तो कोई कंपटीशन की कोई बात नहीं। लेकिन जहां मांग के अनुसार होना है तो विभिन्न कंपनी अलग अलग मोबाइल फोन, अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग कपड़े, अलग अलग डिजाइन के अपने अलग अलग कीमत, वो ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है। तो उसके लिए क्या है कि ग्राहकों को आकर्षित जो लोग करेंगे तो वो कीमतों की, क्वालिटी में, इन सारी चीजों में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, तो उसी का फायदा ग्राहकों को मिलता है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें कंपटीशन है, क्योंकि मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है और बाजार के नियंत्रण में सारी चीजें चलती है। वर्तमान वैश्वीकरण का दौर बाजार से नियंत्रित होता है। मतलब लोग खरीदते भी किस अनुसार है, उनकी मांग होती नहीं, उनके लिए मांग पैदा की जाती है। जो विज्ञापन का सबसे बड़ा प्रभाव है जनता पर, वो यही है कि विज्ञापन आपके लिए मांग उत्पन्न करते हैं। मतलब आप काले या गोरे हो उससे कुछ नहीं है, फिर आप क्रीम खरीदने की सोचेंगे, है ना। आप स्टाइलिश नहीं बनना चाहते, लेकिन टीवी में देख देख के आपको विज्ञान आपको स्टाइलिश बनने के लिए वो करेंगे, है ना। तो वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में बाजार आप पे हावी होता जा रहा है। लोग अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से डिसाइड नहीं करते, चॉइस के हिसाब से वो ढल जाते हैं उसमें। मतलब बाजार उनके लिए डिसाइड करता है कि आप ये वाला परफ्यूम डालो, बाजार डिसाइड करता है क्रीम डालो, है ना। तो वैश्वीकरण का प्रभाव ये है कि बाजार के नियंत्रण में कौन है, लोग। लोगों के नियंत्रण में बाजार नहीं है, बाजार के नियंत्रण में कौन है, लोग। और मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिष्ठा होती है लेकिन नियंत्रित रूप में होती है। जहां तक इनके समर्थकों की बात करें, किसने इस चीज की विशेषताओं से जगत को या दुनिया को बताया, तो कार्ल मार्क्स समाजवाद के समर्थक थे। कार्ल मार्क्स, आपसे पूछा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन थे, कार्ल मार्क्स। एक बार क्वेश्चन कई बार बनता है। कुल मिला के आप ये समझो, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है, कार्ल मार्क्स ने बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें भूमिका समाज की, सरकार की भूमिका केंद्र में रहेगी, आवश्यकता के अनुसार उत्पादन होगा, प्रतिस्पर्धा की कमी रहेगी, तभी समाज खुश रह पाएगा और तभी असमानता दूर होगी। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे बाजार का नियंत्रण होता है और मांग के अनुसार उत्पादन होता है, प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति होती है। इस बात का समर्थन किसने किया, जो इकोनॉमी की जनक हैं या इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ पूंजीवाद के समर्थक थे। इसके बाद अगर अपन देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन थे, कीन्स। इन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को शामिल किया मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो संसाधनों के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं थी, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, जिनकी अपनी अपनी विशेषता है। आपको याद रखना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की 2 महत्वपूर्ण विशेषता है कि नियंत्रण सरकार का होता है और उत्पादन आवश्यकता के अनुसार होता है। पूंजीवाद की विशेषता है कि उत्पादन मांग के अनुसार होता है, नियंत्रण बाजार या निजी क्षेत्र का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार नियामक की भूमिका में होती है। और भारत उदाहरण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो अपन उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अपन को जो तीसरे नंबर पे है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। विकसित अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, 3। सबसे पहला अल्प विकसित
दूसरे नंबर पर विकासशील, दूसरे नंबर पर कौन सी अर्थव्यवस्था है? विकासशील। तीसरे नंबर पर विकसित। उदाहरण देखें तो जो अफ्रीका के जो देश हैं वो अल्प विकसित है। विकासशील में भारत, चाइना जैसे देश आते हैं, भारत, ब्राजील, है ना। और विकसित में यूएसए, फ्रांस, जापान ये आते हैं। आपको याद रखना है चाइना अभी भी किस में आती है? विकासशील देश में आती है। तो यहाँ पे अगर अपन अल्प विकसित देशों की बात करें तो यहाँ पर संसाधनों का दोहन शुरू हुआ है। संसाधनों का दोहन क्या हुआ है? शुरू। मतलब यहाँ पे संसाधन तो है लेकिन उसका दोहन या उसका उपयोग शुरू हुआ है, अच्छे से नहीं किया गया, है ना। मतलब अल्प विकसित देश वो है जहां पे प्रति व्यक्ति आय कम है, गरीबी अधिक है, बेरोजगारी अधिक है, उसे अल्प विकसित कहते हैं। जहां पे आधारभूत संरचना नहीं है, स्कूलों की कमी है, अस्पतालों की कमी है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्यवस्थाओं की कमी है, वो अल्प विकसित है। व्यवस्थाओं की कमी है ना, गरीबी है और बेरोजगारी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे संसाधनों का दोहन अच्छे से हुआ नहीं है, शुरू हुआ है, जहां पे व्यवस्थाओं की कमी है और जहां पे गरीबी बेरोजगारी है, वो कैसी अर्थव्यवस्था है? अल्प विकसित। और इसका डिसाइड किस पे होता है? प्रति व्यक्ति आय के अनुसार। मतलब जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होगी और जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है, लगभग अभी वर्तमान में $1000 है, मतलब $1000 मतलब कि 7000 से कम जिस देश की प्रति व्यक्ति आय है उनको अल्प विकसित देश माना जाता है। इसके बाद मेरे आंकड़ों में कभी गलती हो सकती है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, है ना। और अगर विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ संसाधनों का दोहन तो होता है, संसाधनों का दोहन होता है, लेकिन कमी काय की है? तकनीक की। यहाँ पर कमी काय की है? तकनीक की, है ना। और गरीबी और बेरोजगारी अधिक तो नहीं है लेकिन समस्या है। गरीबी बेरोजगारी की, तकनीक की कमी है, गरीबी बेरोजगारी की क्या है? समस्या। मतलब भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पे संसाधन, भारत में कोयला है लेकिन उसका खनन अच्छे से नहीं हो पाता, अच्छे से वो नीतियां नहीं। टेक्नोलॉजी वहां पे, यहाँ पे कंपनी तो है लेकिन उतना टेक्नोलॉजी को उतना उस तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता जिस तरीके से विकसित देशों में किया जाता। और विकसित देशों की बात है यहाँ पे उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी, तकनीक भी क्या होगी? उच्च, और आधारभूत संरचना भी कैसी होगी? व्यवस्थित। आधारभूत संरचना व्यवस्थित। मतलब विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां पर उच्च प्रति व्यक्ति आय, लोगों की आय बहुत अधिक होगी, तकनीक उच्च स्तर की होगी, उच्च स्तर की तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। आधारभूत संरचना, यहाँ पे स्कूल उत्तम क्वालिटी के होंगे, अस्पताल होंगे, है ना, आधारभूत संरचना, ट्रांसपोर्ट होगा, बसें अच्छी चलेगी, ट्रेन है। तो ये सारी चीजें विकसित अर्थव्यवस्था है। तो मैन रूप से तुलनात्मक रूप में इनका जो डिसाइड किया जाता है कौन सी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है, कौन सी विकासशील है, कौन सी विकसित है, ये विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के अनुसार करता है। मतलब जो राष्ट्रीय जीडीपी है, जीडीपी के अनुसार उसमें पर जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो गरीब देश को अल्प विकसित, जो उभरते हुए देश है जिनकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ लगातार हो रही है विकासशील, जो पहले से व्यवस्थित अवस्था में है वो क्या है? विकसित देश है। यूएसए, फ्रांस, जापान विकसित देश। आपको चीन के बारे में याद रखना कि चीन कौन सी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब अपन ने आज अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे। खुली अर्थव्यवस्था देखी अपन ने, है ना, तीन, मतलब खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी, है ना। खुली अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बाद अल्प विकसित, विकसित, विकासशील। अपन अर्थव्यवस्था के प्रकार को भारत के संबंध में देखने की कोशिश करते हैं। भारत का संबंध या भारत में अर्थव्यवस्था, भारत में अर्थव्यवस्था की विशेषता, है ना। तो भारत में अगर सबसे पहले अपन देखें तो भारत में खुली अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली, है ना। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब भारत आयात निर्यात करता है, भारत आयात निर्यात करता है। मतलब खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है? खुली अर्थव्यवस्था आयात निर्यात करता है। मतलब भारत किसको समर्थन करता है? वैश्वीकरण को समर्थन, भारत वैश्वीकरण को समर्थन करता है। लेकिन भारत वैश्वीकरण को समर्थन करता है, इसीलिए भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है जिसमें भारत वैश्वीकरण में
जो सप्लाई चेन है, जो उत्पादन है, जो निर्यात है, उसमें अपने 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 हिस्से को बढ़ाने के लिए, भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसने आत्मनिर्भर भारत चलाया। यह खुली अर्थव्यवस्था का संकेत है। खुली अर्थव्यवस्था भारत आयात निर्यात भी करता है और वैश्वीकरण का समर्थन भी करता है। दूसरे नंबर पर स्वामित्व के आधार पर देखें तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पर पूंजीवाद भी है, पूंजीवादी व्यवस्थाएं भी हैं और समाजवादी भी। इसकी आपको सबसे बड़ी आप चीज को देखेंगे कि भारत में जो योजना चलती हैं, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, श्रम योगी योजना ले लीजिए, आप मनरेगा योजना ले लीजिए, मतलब गरीबों का, जनता का भी ध्यान, मानव का कल्याण भी रखा जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र में विद्युत सबकी 24 घंटे आपूर्ति की कोशिश की जाएगी, मतलब समाज का भी ध्यान रखा जाएगा। विद्युत कंपनियों की सब्सिडी दी जाएगी, एमएसएमई सूक्ष्म उद्योगों को भी सुरक्षा दी जाएगी, बड़ी कंपनियों को भी टैक्स में छूट दी जाएगी। मतलब सरकार यहाँ पर पूंजीवादी गुणों का भी प्रयोग करती है और समाजवादी गुणों का भी प्रयोग करती है। ये सबसे बड़ी बात है। और भारत में मिश्रित अवस्था है, इसलिए उज्ज्वला योजना में गरीबों को, मनरेगा जो गरीबों को भी फायदा दिया जाएगा और साथ में टैक्स छूट और ब्याज दर में कमी करके कंपनी उद्योगपतियों को भी फायदा दिया जाएगा। मतलब भारत में मिश्रित अवस्था, पूंजीवाद के गुण भी हैं और समाजवाद के गुण भी हैं। इसके बाद देखें भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील। भारत में अपार संभावनाएं हैं। भारत में विकास की क्या है? अपार संभावनाएं हैं। मतलब भारत में विकास की क्या है? अपार संभावना। यहाँ पे तकनीकी विकास बहुत हो सकता है, तकनीकी विकास की संभावना है। मतलब भारत में अगर अपन कोरोना की बात की स्थिति देखें, भारत को बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि भारत में संसाधन उपलब्ध है, अपार संभावना है, बहुत सारी फैक्ट्री लगाई जा सकती है, यहाँ पे तकनीक का विकास किया जा सकता है ना। यहाँ पे रोबोटिक्स का, आईटी इंटेलिजेंस का आदि का, विद्युत क्षेत्र, सारी चीजों का विकास किया जा सकता है। आधारभूत संरचनाओं के लिए जनसंख्या इतनी है कि यहाँ पे आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सारे बेच सकते हैं। अपार रूप में बाजार है, आप उनके लिए स्कूल, अस्पताल आदि व्यवस्थाएं कर सकते हैं। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और भारत विश्व की उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हमेशा शामिल रहता है। भारत, देखो, कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, लेकिन बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे शोध ये कह रहे हैं, बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ये कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था उच्च स्तर पर पहुंचेगी क्योंकि भारत में बाजार है, भारत में मांग को उत्पन्न किया जा सकता है, बाजार में पूर्ति करने की संभावना है। और वर्तमान में देखें तो वैश्वीकरण में जिस प्रकार कोरोना ने देश विश्व को प्रभावित किया है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्थाएं भी विश्व से प्रभावित होकर अपने आप को मजबूत करेंगी। तो ये आज का अपना था, अपने अर्थव्यवस्था को प्रकार को देखा, उसमें अपन ने भारत में अर्थव्यवस्था उसकी विशेषताओं देखी। उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, घर पर रहिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी उससे फायदा मिलेगा।